अभी हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे अधिकारी जो जंगल और वन्यजीवों के सच्चे रक्षक कहे जाते हैं। जी हाँ, स्वागत है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अंकित पांडे जी का। आज अंकित जी हमें बताएंगे अपने अनुभव, विचार और प्रकृति से जुड़े कुछ खास किस्से। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको वन विभाग में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली है और अभी तक का आपका सफर कैसा रहा? प्रकृति से जुड़ाव मेरी जो पढ़ाई है वो बेसिकली कृषि संकाय में है और वहाँ मास्टर्स और पीएचडी करने के दौरान मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो प्लांट फिजियोलॉजी है, मतलब पौधे विभिन्न प्रकार के जो एनवायरनमेंट्स हैं उसमें कैसे काम करते हैं। तो वहाँ मेरा पौधों से लगाव और जुड़ाव रहा। उसके बाद सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जब हम लोग लिख रहे थे तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन को भी मैंने ऑप्ट किया था और इसमें सिलेक्शन होने के बाद जो हमारी इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में ट्रेनिंग्स वहाँ पे भी थोड़ा प्रकृति की समझ और इन सारी चीज़ें हमने विकसित की उसमें और फिर एक गहरा लगाव हो गया, क्योंकि प्रकृति एक ऐसी चीज़ है जिसका हमें अगर ध्यान हमने आज नहीं रखा तो कल जीवन बहुत कष्टमय हो सकता है। डीएफओ के रूप में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारियां और चुनौती कौन कौन सी है? डीएफओ के रूप में सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो वनों का संरक्षण और वन्यजीव का संरक्षण ही है। उसके अलावा वनों का संवर्धन भी करना है हमें और ये प्रयास करते रहना है कि जो भी हमारे क्रियाकलाप हैं या शासकीय धन हैं जो हम उपयोग कर रहे हैं या वनों को हम विकसित कर रहे हैं आगे, उन्हें अच्छी तरीके से विकसित किया जा सके, क्योंकि फॉरेस्ट्री में जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत लंबे अंतराल के बाद आते हैं। तो कंटिन्यूसली उन्हें मॉनिटर करते रहना, उन्हें चेक करते रहना। और दूसरा फिर इंक्रोचमेंट्स और पोचिंग जो है समस्याएं, इन समस्याओं से लड़ते रहना, लोगों को जागरूक करना, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है हम लोगों के सामने कि लोग भी प्रकृति से जुड़ें और अपने वनों और वन्यजीव का संरक्षण कर सकें। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, ज़्यादातर लोग नहीं जानते। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी संयुक्त वन प्रबंधन, इसमें ये इसकी शुरुआत मैं कहना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई और वनग्राम था एक बड़वानी, हरदा जिले में। वो बड़वानी ही पहला ऐसा वनग्राम था जहाँ से ये संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा की गई। होता ये है कि व्यक्ति किसी भी चीज़ के संरक्षण या संवर्धन से तब जुड़ता है जब उससे कुछ रिटर्न इन रिटर्न कुछ फल प्राप्त हो रहा हो, कुछ मिल रहा हो उसे। तो संयुक्त वन प्रबंधन में यही है कि सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट स्टाफ को फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ना होते हुए जो आमजन है, जो लोग रह रहे हैं वनों के आसपास, वो जिम्मेदारी लेते हैं कि वो वनों का संरक्षण करें, संवर्धन करें और उससे जो भी फायदे, जिस भी तरीके के फायदे मिल रहे हैं उसमें उन्हें एक हिस्सेदारी मिलती है। तो ये संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा है। सर, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अधिनियम क्या है? फॉरेस्ट राइट एक्ट का अधिनियम ये कहता है कि मूलतः जो लोग वनों में रह रहे हैं और वनों पे आश्रित हैं अपनी आजीविका के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, आदिवासी वर्ग हों या गैर आदिवासी वर्ग के हों, उनको 2005 से पूर्व में अगर वो वनों में निवास कर रहे हैं तो उन्हें उसका अधिकार मिल जाएगा कि वो उसका जीविकोपार्जन या रहवास के लिए उस वन भूमि का उपयोग कर सकें। हाँ, दोनों में पात्रता में अंतर आ जाएगा। अगर आदिवासी समुदाय है तो बस उन्हें 13 दिसंबर 2005 से पहले वहाँ काबिज होना आवश्यक है और वो लगातार काबिज रहें 1 जनवरी 2008, तब आपका वो उनकी पात्रता बनती है। जो गैर आदिवासी समुदाय हैं, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरियाज, उनके लिए 3 पीढ़ियों की पात्रता 13 दिसंबर 2005 से पहले होने की आवश्यकता है और एक पीढ़ी यानी 25 वर्ष यानी 75 वर्ष उनकी रहवास की वहाँ पे पात्रता है। इसमें एक चीज़ और समझने की है, इसे अमूमन लोग वन पट्टा बोल देते हैं। ये पट्टा नहीं है, ये वन अधिकारों को मान्य करने का एक वो है कि आपका, क्योंकि आप कुछ अधिकार धारित करते थे, आप वहाँ रह रहे थे, आपका रहने का अधिकार था, आप वहाँ आजीविका का आपका कुछ अधिकार था, भले आप खेती कर रहे हैं, क्योंकि आप वनवासी हैं, तो उन अधिकारों को सिर्फ मान्यता दी गई। वहाँ पे आपको कोई टाइटल राइट्स नहीं मिलते हैं कि वो ज़मीन जो है जिस क्षेत्र पे आपको क्रियाकलाप की अधिकारिता दी गई है, अगर आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को वो हस्तांतरित होती है, अगर पीढ़ियाँ आपकी
खत्म हो जाती हैं तो वो भूमि वापस वन विभाग का है। सर, वनों की कटाई को रोकने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजीज हैं? सबसे इम्पोर्टेंट तो है सघन गश्ती। दूसरा, हम जो संयुक्त वन प्रबंधन हमारी समितियां हैं, ग्राम वन समितियां हैं या वन संरक्षण समितियां हैं, उनको भी हम थोड़ा सा स्ट्रेंथन करते हैं। हम ज़्यादातर अपने प्रोटेक्शन एफर्ट्स जो हैं वो संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से ही करते हैं। दूसरा, हमारी सघन गश्ती है, हमारी मॉनिटरिंग, ड्रोन्स इत्यादि का भी हम जो टेक्नोलॉजी उपयोग है उसको भी हम आगे कर रहे हैं। और साथ ही जो लॉ एनफोर्समेंट का एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि जितने भी केसेस हमारे पास आए हैं उनका त्वरित जुडिशरी से निराकरण हो और जो गिल्टीज़ हैं उन्हें पनिशमेंट्स हो उस क्षेत्र में। सर, कूनो नेशनल पार्क में अभी 16 सितंबर को मादा चीता ज्वाला को लाया गया था तो उसके बच्चे की जान चली गई थी, तो वो क्यों नहीं सर्वाइव कर पाया, इसके क्या कारण? वो देखिए, आप ये है कि अगर प्रोजेक्ट चीता के बारे में मैं बात करूं तो आपका प्रोजेक्ट चीता तो वन ऑफ दी वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं इंटरनेशनली, जहां पे आपने इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसफ़र किया। क्योंकि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें आप इसमें समझिए, उसमें ये रहता है कि आप पहली बात तो सदर्न हेमिस्फीयर से आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एनिमल को ला रहे हैं। सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक यही अंतर हो गया कि आपका सीजनल रिवर्सल है, मतलब वहाँ जब ठंड होगी तो यहाँ गर्मी होगी। तो जो आपका प्राणी वहाँ इतने सालों रह के वहाँ ढला है, तो वो सब्सिक्वेंटली जब आप एकदम सीजनल रिवर्सल पे ले आएंगे तो उसे एडजस्टमेंट में टाइम लगेगा। तो शुरुआती जो ये डेथ्स हुई थी, मतलब 20 लाए गए थे, 20 में से अभी भी 11 सर्वाइव कर रहे हैं। 9 डेथ्स जो हुई हैं वो एक्लेमेटाइजेशन, एडजस्टमेंट, अडेप्टेशंस जैसा भी बोल लें उसके लिए ही था। फिर भी एफर्ट्स बहुत ही अच्छा किया है चीता मैनेजमेंट टीम ने। अभी वर्तमान में हमारे पास 27 जो हैं इन टोटल हैं। कब्स जो हैं वो काफ़ी यहाँ पे बॉर्न हुए हैं। ये जो इस तरीके का चीता ट्रांसलोकेशन था ये पहले भी किया गया था। तो चीता ट्रांसलोकेशन अफ्रीका में ही किया गया था, विद इन द कॉन्टिनेंट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री। और ये ईरान में भी इस तरीके का प्रोजेक्ट एक किया गया था, लेकिन वहाँ पे 10 साल निकल गए पर चीता ने ब्रीड करना शुरू नहीं किया। देखिए, एनिमल को तो आप ले आए, लेकिन आपकी पॉपुलेशन तो तभी बढ़ेगी जब ब्रीडिंग इनिशिएट हो जाए। इंडिया में सबसे सक्सेसफुल बात यह थी कि इंडिया में ब्रीडिंग बहुत जल्दी इनिशिएट हो गई और अभी हमारे पास जो इंडियन बॉर्न कब्स हैं वो यहाँ के हिसाब से अडेप्टेड है। वो यहाँ के हिसाब से, चाहे उनका पैथोलॉजी हो, फिजियोलॉजी हो, क्योंकि उनको डिजीज़ेस वगैरह के लिए भी जो यहाँ के लोकल डिजीज़ेस हैं, यहाँ का लोकल क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, जितना जो भी कुछ है उससे वो बहुत ज़्यादा अडेप्टेड है। तो उनके सर्वाइवल के चांस तो बहुत ही बढ़िया हो गए। अब तो गांधी सागर मंदसौर में भी छोड़ दिया गया, 2 मेल हैं वहाँ पे, अभी एक फीमेल को भी वहाँ ट्रांसफ़र किया। तो ये जो ज्वाला का कब था वो कब तो इंडिपेंडेंट हो चुका था, क्योंकि अराउंड 1.5 साल से 2 साल में ये कब्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं मदर से, मतलब ये मदर पे डिपेंडेंट नहीं रहते। नाउ दे कैन हंट ऑन देयर ओन। तो ये अभी कुछ ही दिन पहले कब जो था वो इंडिपेंडेंट हुआ था। और इसका जो है प्रथम दृष्टया तो यही था कि जो लेपर्ड है वो लेपर्ड से आमना सामना हो गया और जो वो फाइट हुई उस फाइट में इसकी डेथ हुई। आने वाले समय के लिए वन विभाग की क्या नई प्लानिंग्स या प्रोजेक्ट्स हैं? खासकर हमारा जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो रहता है, प्लांटेशन ड्राइव्स रहते हैं, वो हमारे प्लांटेशन ड्राइव्स हैं। उसके अलावा हमने कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट भी किया है, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क्स में भी काफ़ी कुछ काम किया है। अभी हमारा एक नगर वन भी विकसित हो गया है, सिरोल वाला, वो संभवतः उसे हम अटल वन का नाम देना चाह रहे थे। तो 25 दिसंबर को जब वहाँ अटल स्मारक का उद्घाटन होगा तो साथ में उस वन का उद्घाटन होगा। उसके अलावा प्रोटेक्शन मेजर्स हम ज़्यादा कर रहे हैं। वन विहीन जो हमारी पहाड़ियाँ हैं शहर के आसपास, अब हमारा प्रयास है कि उन वन विहीन पहाड़ियों को स्टेप बाय स्टेप लें और उन्हें ग्रीनिंग करना, ग्रीनिंग ऑफ पैरेंट हिल्स। तो इस तरीके के प्रयास हैं। और बाकी थोड़ा सा फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अभी पिछले 2 सालों में जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार जो हमारा फॉरेस्ट कवर है ग्वालियर का वो 952 हेक्टेयर से बढ़। थैंक यू सो मच अंकित जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, आपने अपने विचार और अनुभव हमारे साथ साझा किए। ऐसी ही खास बातचीत सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए सांझ समाचार के साथ। धन्यवाद।